Good morning, students. Today we are going to revise the concept of data structure in this video. We'll include examples and questions based on the data structures covered in the syllabus of class 12th computer science. We'll include practical demonstration of data structure and assertion and reasoning based questions. So let's begin. First of all, what is data structure? सबसे पहले हम जानते हैं data structure होता क्या है. तो it represents how data is stored in computer's memory, how data is organized in computer's memory. यानी हमने तो डेटा स्टोर करने को बोल दिया, लेकिन कंप्यूटर में डेटा किस ऑर्डर में किस तरीके से सेव होगा, ऑर्गेनाइज होगा, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. तो इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू वेज. दो तरीके से इम्प्लीमेंट होता है. फर्स्ट इज नोन एज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड अनदर इज नोन एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर. तो जो डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनता है वो कहलाता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर. लाइक आप देख रहे हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है. इनसे मिलकर जो बनते हैं लाइक एरे, लीनियर लिस्ट, दीज आर नोन एज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर. और इन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर से मिलकर जो बनते हैं दैट आर नोन एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स. तो इन कंपाउंड स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर जो है, इन्हें भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है. वन इज नोन एज लीनियर एंड अनदर इज नोन एज नॉन लीनियर. लीनियर का मतलब है कि जब डेटा सेव हो रहा है तो वो एक के बाद एक हो रहा है. मींस पहला डेटा यहाँ सेव हुआ तो उसके ही कंसेक्यूटिव मेमोरी में सेकंड डेटा स्टोर हुआ, फिर थर्ड डेटा स्टोर हुआ. इस तरीके से सब डेटा जो है वो एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेव हो रहे हैं. बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर इसका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है. हो सकता है कि एक वैल्यू यहाँ पर होगी, एक वैल्यू यहाँ हो सकती है, एक वैल्यू यहाँ हो सकती है, और ये आपस में किसी भी फॉर्म में लिंक हो सकते हैं जिससे कि एक डेटा से दूसरे डेटा पे पहुंचा जा सके. तो दिस इज नोन एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो आपके सिलेबस में केवल और केवल स्टैक है जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. क्यों आपके सिलेबस में नहीं है, लिंक लिस्ट नहीं है, ग्राफ्स नहीं है और ट्रीज भी नहीं है. तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है सीबीएसई ने इस बार. तो सिलेबस में आप देख लेते हैं क्या है. डेटा स्ट्रक्चर में आपको दिया है स्टैक, ऑपरेशंस ऑन स्टैक यानी कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, पुश एंड पॉप, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट. केवल इतना छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है. तो इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत कंसेप्ट को समझते हुए तैयार करना है, जिससे क्वेश्चन थोड़े से भी ट्रिकी आए या थोड़ा सा भी घुमा के आए तो आप कर पाए, इजीली कर पाए. तो छोटा सा सिलेबस है. सो पहली बात तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक हम देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैक? स्टैक होता क्या है? स्टैक का मतलब क्या है? जब कुछ चीजों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टैक. आइटम स्टोर्ड इन द ऑर्डर सेम इज स्टैक ऑर्डर. स्टैक मतलब कि एक के ऊपर एक चीज रखी हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर. लीफो इसको शॉर्ट में बोलते हैं. सो जब एक के ऊपर एक चीज रखी जाती है तो उसको हम स्टैक बोलते हैं. लाइक बुक्स एक के ऊपर एक रखी है तो उसको बोलेंगे स्टैक ऑफ बुक. हम जब रोटियां बनाते हैं तो रोटियां रखी होती हैं एक के ऊपर एक, उसको बोलेंगे स्टैक ऑफ चपातीज और रोटीज. ठीक है. तो इसको हम एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको डेमो देख लेते हैं किस तरीके से स्टैक होता है. मान लीजिए कोई एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट कुछ आया, तो टॉप ऑफ द स्टैक इसमें मेंटेन होता है जो बताता है कि उस स्टैक का टॉप का पार्ट कौन सा. यदि पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, एक एलिमेंट है, तो वो टॉप ऑफ द स्टैक उसी को पॉइंट करेगा. नाउ एक और एलिमेंट आया तो टॉप किसको पॉइंट करेगा? ऊपर वाले एलिमेंट को. यानी जो रीसेंट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है टॉप उसको पॉइंट आउट करता है. नेक्स्ट एलिमेंट आया तो टॉप कौन सा बन जाएगा? टॉप मोस्ट जो अभी रिसेंटली इंसर्ट हुआ है. इसी तरीके से फोर्थ एलिमेंट हमने किया तो फोर्थ में टॉप पॉइंट करेगा. मतलब जो भी एलिमेंट आप नए इंसर्ट करते जाएंगे टॉप ऑफ द स्टैक उसी को इंडिकेट करेगा कि दिस इज द रीसेंट एलिमेंट ऑफ द स्टैक. अब इसको हमने क्या नाम दिया था? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. राइट. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो लास्ट में स्टैक में अंदर आया है वो ही सबसे पहले बाहर आएगा. मान लीजिए ये एलिमेंट एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और आपको इस स्टैक में से एक हाथ कोई सामान उठाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाला एलिमेंट हटाएंगे. जो लास्ट में अंदर आया था उसी को आप सबसे पहले बाहर निकालेंगे. दैट इज वाई इट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट. जैसा प्रोसेसिंग हो रही है उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है. राइट. सो
अब देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक स्टैक है जिसमें आपके एलिमेंट्स कौन से हैं, मान लीजिए एक स्टैक है आपके पास विथ एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से है। और इसका स्टैक आप बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या इंसर्ट किया होगा, 10। तो 10 कहाँ इंसर्ट होगा आपका, सबसे नीचे वाले इस पोजीशन पर, और टॉप इसको पॉइंट करेगा, राइट, टॉप इसको पॉइंट करेगा। फिर जब आप नेक्स्ट एलिमेंट डालेंगे तो 20 यहाँ आएगा, उसके बाद 30 आएगा तो टॉप इसको करेगा, फिर 40 आएगा तो टॉप इसको पॉइंट करेगा, 50 आएगा तो यहाँ इंसर्ट होगा और टॉप इसको पॉइंट करेगा। तो डिपेंड करता है कि स्टैक का हम मैक्सिमम साइज कितना देना चाहते हैं। यदि हमारा स्टैक का साइज 5 है तो इस पोजीशन में आकर हमारा स्टैक हो जाएगा फुल। स्टैक फुल होने की कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो। यदि स्टैक फुल होगा तो हम इसको बोलेंगे ओवरफ्लो, ठीक है। और स्टैक यदि एम्प्टी हो चुका है तो इसको बोलेंगे अंडरफ्लो, राइट। तो यदि हम लिस्ट के फॉर्म में इसको स्टोर करना चाहे, क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट के फॉर्म में ही सिलेबस में लिखा है कि इंप्लीमेंट करना है, तो किस तरह से होती है लिस्ट को हम इसी तरीके से बनाते हैं। लिस्ट को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हमारी लिस्ट ऐसी है, तो हम 10 यहाँ स्टोर करेंगे, 20 यहाँ स्टोर करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे। तो इसी प्रकार से स्टैक को यदि हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे लिस्ट के फॉर्म में तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। करना हमें लिस्ट के फॉर्म में है लेकिन इसको स्टैक की तरह इंप्लीमेंट करना है। दैट मीन्स सबसे पहले हमने इंसर्ट किया है तो 10 हमारा सबसे पहले इंसर्ट होगा, इसके बाद इसी के एंड में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा, फिर 10, 20 यदि आ गया है तो नेक्स्ट एलिमेंट इसके लास्ट में यानी 30 यहाँ पर इंसर्ट होगा। बीच में कहीं भी हमारा इंसर्शन नहीं होने वाला है। बीच में यदि हम कह दें कि इसके बीच में डाल दो तो स्टैक में इन बिटवीन इंसर्ट नहीं होता है। हमेशा एक ही रूल फॉलो करना है कि जो भी चीज ऐड होगी वो लिस्ट के या स्टैक के एंड में होगी। यदि 3 एलिमेंट्स अभी तक है तो चौथा एलिमेंट डालना है तो हमेशा 30 के बाद आएगा, तो फिर 40 देन 50। तो लिस्ट हमारी इसी तरीके से होती है जिसमें इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3। देख लेते हैं इंडेक्स कैसे होगा। इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, 3 एंड 4। तो ये इंडेक्स होता है। तो लिस्ट को ही हमें स्टैक की तरह से इंप्लीमेंट करना है। तो लिस्ट के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इन केस आपके लिस्ट क्लियर नहीं है तो स्टैक अच्छे से समझ नहीं आएगा। पहले लिस्ट को पढ़ लीजिए, इसके बाद स्टैक बहुत ही ईजी लगेगा। नाउ यूज ऑफ लिस्ट एंड लिस्ट फंक्शन टू इम्प्लीमेंट स्टैक। जब स्टैक बनाएंगे तो लिस्ट के कौन से फंक्शंस यूज होने वाले हैं। सबसे पहला जो लिस्ट का फंक्शन है दैट इज अपेंड, जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होगा जब स्टैक को हम बनाएंगे। सो इन केस मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट है, जैसे कि अभी हमने बताई, हमने कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए हैं 1, 2, 3, 4, और अब हमें एलिमेंट डालना है, मान लीजिए 5 डालना है। तो हमें पता है कि हम लिस्ट के एंड में ऐड करेंगे, तो इसको एंड में ऐड करने के लिए वी हैव अपेंड फंक्शन। तो मान लीजिए कि आपने एक लिस्ट बनाई L, हो सकता है ये एम्प्टी हो, तो आप एम्प्टी में भी अपेंड कर सकते हैं। आपने लिखा L डॉट अपेंड 1, पहला एलिमेंट इंसर्ट किया 1, तो अब क्या हो जाएगा, जो आपकी लिस्ट थी यदि वो एम्प्टी थी, इस तरीके से थी एम्प्टी, तो सबसे पहले इसमें अपेंड हो जाएगा 1। इसी तरह से आपने यदि दूसरा कहा, दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया अपेंड 2, तो 2 इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। दैट इज योर लिस्ट नाउ। यानी स्टैक जो है हमारा इसी तरीके से बन रहा है स्टैक की लिस्ट की तरह, लेकिन हम इसको नाम दे रहे हैं स्टैक क्योंकि हमने इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि जो डिलीशन होगा, स्टैक में से एलिमेंट निकलेगा वो लास्ट वाला पहले निकलेगा, और जब इंसर्शन होगा तो वो भी लास्ट से ही होगा। यानी कि इसमें लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन सेम एंड से परफॉर्म होते हैं, सेम एंड, ठीक है, एक ही तरफ से परफॉर्म होते हैं इंसर्शन और डिलीशन। और तो इंसर्शन का जो ऑपरेशन है उसे हम बोलते हैं पुश, और जो डिलीशन ऑपरेशन है उसे हम बोलते हैं पॉप। क्लियर? तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं।
लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट पॉप, यानी कि लिस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर हमारा एल, पॉप किस लिए होता है, टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। तो यदि हम लिखते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम यानी एल डॉट पॉप, यदि हमने एल डॉट पॉप लिखा तो जो भी लेटेस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि इसमें टू है तो रिमूव कौन सा एलिमेंट होगा, इसमें टू। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसमें केवल एक एलिमेंट रह जाएगा, वन, राइट। तो इन्हीं दो फंक्शंस को आपको अच्छे से समझना है स्टैक के लिए, इन्हीं दो फंक्शंस का यूज होगा स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ स्टैक के पुश ऑपरेशन को और अच्छे से समझ लेते हैं। स्टैक के पुश ऑपरेशन को बनाने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। मान लीजिए डेफ करके हमने एक फंक्शन बनाया और हमने लिखा पुश एलिमेंट, इस फंक्शन का नाम रखा पुश एलिमेंट। अब पुश एलिमेंट में हम क्या चाहते हैं कि एक एलिमेंट पास करना चाहते हैं, सपोज ए, और इस एलिमेंट को हम एक स्टैक में इंसर्ट कराना चाहते हैं। अब वो स्टैक कहाँ है, हम स्टैक को, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक को हमें लिस्ट के फॉर्म में बनाना है, लिस्ट के फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैक नाम का एक हम एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे जो कि होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम फंक्शन के अंदर भी उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो हमने स्टैक नाम का, stk नाम का एक एम्प्टी लिस्ट ली और यहाँ हमने लिखा पुश एलिमेंट। यदि हमें इस स्टैक में इस ए को पुश करना है, ए में जो भी हम देंगे वो पुश करना है इसमें स्टैक में, तो हम सिंपल से इतना लिख देंगे stk डॉट अपेंड। अपेंड के साथ में हमने लिख दिया ए, तो इस स्टैक में ये एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, यानी पहले लिस्ट एम्प्टी थी उसमें अब ए में जो भी हमने वैल्यू दी है वो स्टैक में ऐड हो जाएगी। सपोज आपको इंसर्ट करना था 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले आपने अपेंड किया था ए के थ्रू 1, तो ए कहाँ अपेंड हो जाएगा, 0th पोजीशन पर। अगली बार फिर से आपने कॉल किया फंक्शन, फिर से आपने एक एलिमेंट दिया, तो कहाँ एलिमेंट इंसर्ट होगा, 1 पोजीशन पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, मे बी आपके क्वेश्चन में ये आए कि आपके स्टैक का साइज फिक्स्ड है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी साइज फिक्स नहीं होता, कितना भी लंबा आप लिस्ट को बना सकते हैं, कितनी भी लंबी लिस्ट बन सकती है, इसका मतलब स्टैक में भी कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। बट इफ क्वेश्चन में गिवन है कि आपका एलिमेंट का साइज केवल, स्टैक का साइज केवल 5 होना चाहिए, देन आपको यहाँ पर चेक भी करना पड़ेगा कि अपेंड करने के पहले कि कहीं साइज एक्सीड तो नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि स्टैक डॉट अपेंड करने की जगह पर पहले हम चेक करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें साइज भी चेक करना है तो पहले हम देख लेते हैं, हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं स्टैक की, और हमने यहाँ एस जेड नाम के वेरिएबल में इसकी लेंथ पता लगा ली। stk क्या है, ये लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज आ जाएगा। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इफ एस जेड इज इक्वल टू 5, मान लीजिए यदि गिवन है कि मैक्सिमम साइज जो है वो स्टैक का क्या होना चाहिए, 5, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यदि साइज 5 हो चुका है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, स्टैक ओवरफ्लो। और फिर एलिमेंट इंसर्ट भी नहीं होगा। एलिमेंट इंसर्ट कब होगा, जब स्टैक ओवरफ्लो नहीं है, यदि साइज इक्वल टू 5 नहीं पहुंचा है, तो हम एल्स कर देंगे। एल्स में हम यहाँ कर देंगे स्टैक डॉट अपेंड, और जो भी ए एलिमेंट आया उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। यदि हमें साइज फिक्स नहीं दिया है तो अकेला ये एलिमेंट का, ये इंस्ट्रक्शन काफी है, स्टेटमेंट काफी है। लेकिन यदि हमें साइज गिवन है तो आपको ये कोड इस तरीके से लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ पुश ऑपरेशन, ठीक है। नाउ देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब क्या था, एलिमेंट को रिमूव करना। तो एलिमेंट रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वी विल यूज पॉप फंक्शन। तो मान लीजिए आपको कहा गया है कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टैक पर एक फंक्शन बनाइए, पॉप एलिमेंट। तो फंक्शन नेम इज पॉप एलिमेंट, और हमने क्या किया, इसमें रिटर्न क्या करना है, जो भी स्टैक था हमारा, स्टैक लिया हुआ हमने क्या था, स्टैक प्रीवियस हमने एग्जांपल में देखा था stk इक्वल टू लिया था ना, तो उसी स्टैक को उस ऑपरेशन पे हम परफॉर्म करेंगे, उसी स्टैक पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लिखेंगे stk डॉट पॉप,
तो इससे ऑटोमेटिकली जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा और रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू जहां पर कॉल किया है। बट इसमें भी एक कंडीशन हो सकती है कि आप पॉप करते जा रहे हैं, कभी ना कभी तो ये होगा कि एलिमेंट होंगे ही नहीं स्टैक में, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो इस अकेले स्टेटमेंट की जगह पर आपको क्या करना चाहिए, पहले चेक भी करना चाहिए कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। यदि एम्प्टी नहीं है तभी वो पॉप करे। तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए, पहले हम देख लेंगे कि इफ stk इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। यदि जो stk है वो एम्प्टी लिस्ट है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है। और अदरवाइज यदि नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं stk डॉट पॉप। ठीक है। ये जो एम्प्टी वाली कंडीशन है इसका एक तरीका और है जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टैक इक्वल टू एम्प्टी करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लेंथ कैलकुलेट कर लें स्टैक की, और फिर आप चेक कर लें कि इफ साइज इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो आप कह देंगे कि स्टैक अंडरफ्लो। राइट, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। या तो आप ये लिखें पहले साइज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक, और या फिर ये करें स्टैक इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। दोनों ही केस में आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अब स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पाइथन आईडीएलई में। क्वेश्चन में गिवन है राइट फंक्शंस इन पाइथन पुश डेटा एलिमेंट, यानी कि पुश डेटा नाम का फंक्शन बनाना है जिसमें ये एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इनटू द स्टैक, यानी हमारे पास इंटीजर्स की लिस्ट आएगी जिसको हमें वन बाय वन स्टैक में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए फंक्शन नेम गिवन है तो हमें फंक्शन का नाम यही रखना है। इस चीज़ पे आप हमेशा विशेष ध्यान देंगे कि यदि फंक्शन नेम गिवन है तो वही आपको नाम लेना है। तो फंक्शन नेम में ये ले लिया हमने, और ये एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे कहाँ, स्टैक में। तो उसके लिए एक स्टैक हमें बनाना पड़ेगा। स्टैक हमने ले लिया एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में। अब इस एलिमेंट को कहाँ इंसर्ट करना है, इस स्टैक में। तो हम चेक कर लेंगे इफ, क्या करना है हमें, इफ पुश कब हो सकता है, जब स्टैक फुल नहीं हो। फुल होने के लिए हमने क्या कहा था, यदि कंडीशन दी गई है कि इतने एलिमेंट्स इंसर्ट्स हो सकते हैं तो हम उतने ही लेंगे। हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि 5 या ऐसा लिखने की जगह हम यहाँ पर मैक्स साइज ले लें, मैक्स अंडरस्कोर साइज। हमारा मैक्स साइज जो भी होगा वो यहाँ हम मॉडिफाई कर देंगे, और यहाँ हम लिख देते हैं, पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, एज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक। यदि ये लेंथ रीच कर जाती है कहाँ, मैक्स साइज से, मैक्स साइज तक पहुंच गई, तो वी कैन से स्टैक ओवरफ्लो। इस केस में हमने 5 दिया है। यदि क्वेश्चन में आपको 10 देते हैं, 7 देते हैं, 6 देते हैं, 4 देते हैं, जो भी वैल्यू दी जाएगी वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। एल्स, यदि ओवरफ्लो नहीं है, साइज फुल नहीं हुआ है, देन वी कैन इंसर्ट एलिमेंट। तो इंसर्ट करने के लिए हमें पता था कि लिस्ट में हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को अपेंड करते हैं। तो हमारे जो स्टैक का नाम है दैट इज स्टैक कैपिटल में, इसको हमने अपेंड कर दिया एलिम्स। ठीक है। तो ये जो स्टैक है इसमें जो भी एलिमेंट हम पास करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पुश डेटा फंक्शन। जनरली आपको मेन प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, बट मैं आपको मेन प्रोग्राम इसलिए बताऊंगी यहाँ पर जिससे कि आप कंसेप्ट समझ पाए कि वर्क कैसे करता है। अदरवाइज आपको जब एग्जाम में लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको या तो पुश डेटा बनाने के लिए बोलेंगे या पॉप डेटा बनाने के लिए बोलेंगे, या हो सकता है दोनों फंक्शंस बोलें, तो आपको केवल फंक्शंस लिखने। तो पॉप एलिमेंट क्या करेगा कि यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट को पॉप करेगा।
तो एम्प्टी लिस्ट के लिए हमारे पास क्या तरीका था, स्टैक इक्वल टू एम्प्टी। यदि एम्प्टी है तो हम लिख देंगे प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो, राइट। और यदि एम्प्टी नहीं है देन वी कैन रिटर्न पॉप्ड एलिमेंट। किसमें से, जो हमारा स्टैक है, स्टैक डॉट पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन है। स्टैक नाम का जो वेरिएबल है दैट इज एक्चुअल में लिस्ट है, उस लिस्ट में से हम कह रहे हैं कि एलिमेंट को पॉप कर दो। तो ये इस तरह से हमारा पॉप डेटा का फंक्शन भी बन गया। तो चलिए हम इसको कॉल करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम पुश डेटा कॉल करते हैं। पुश डेटा में सबसे पहली बार हमने मान लीजिए 10 इंसर्ट किया, 10 पुश किया। इस तरीके से मैं 2-3 एलिमेंट को पुश कर देती हूँ। पहली बार में हमने 10 पुश किया, दूसरी बार में 20, देन 30, देन 40, देन 50। 5 एलिमेंट हम पुश कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट पुश करने के बता देती हूँ कि यदि हमने मान लीजिए 60 कहा तो क्या होगा, ठीक है। और ये सारा करने के बाद चलिए इसके साथ साथ हम प्रिंट भी कराते जाते हैं जिससे हमें पता चल जाए। स्टैक को प्रिंट करा के देखना है हमें, तो मैं बीच में 2-3 बार प्रिंट करा देती हूँ, हर बार नहीं प्रिंट करा रही, अदरवाइज अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार 50 के बाद करा देती हूँ और एक बार 60 के बाद भी करा देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारा साइज 5 है। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इंसर्ट हो पाएंगे, 60 इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वो मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ। देखिए पहले हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया था, तो इसका जो स्टैक में इंसर्ट हुआ वो प्रिंट हो गया। उसके बाद 20 30 40 और 50 तक प्रिंट किया था। जब हमने 60 प्रिंट किया तो ये प्रिंट आ गया स्टैक ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो के बाद हमने फिर से प्रिंट करा के देखा था, तो आप देख सकते हैं कि 60 इंसर्ट नहीं हुआ है, राइट। नाउ अब हम पॉप ऑपरेशन चला के देख लेते हैं। हमारा पॉप डेटा, पॉप डेटा हम देख सकते हैं कि यहाँ जो भी सॉरी यहाँ पर एलिमेंट नहीं आएगा। पॉप डेटा फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप से रिटर्न हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो हम यदि प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट और पॉप डेटा, यानी क्या पॉप हुआ है। हम चाहें तो मैसेज भी करा सकते हैं, एलिमेंट पॉप्ड, कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा स्टैक कैसा दिखाई देगा वो भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चला के देखते हैं इस कोड को। नाउ यू कैन सी, यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था कि 60 हमने जब कोशिश की इंसर्ट करने की तो उसने ओवरफ्लो किया, प्रिंट करा के देखा तो 60 इंसर्ट नहीं हुआ है। अब हमने पॉप किया एलिमेंट, तो मैसेज आया एलिमेंट पॉप्ड 50 पॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया स्टैक से। इसके बाद जब हमने स्टैक प्रिंट करा के देखा तो 10 20 30 40 केवल 4 एलिमेंट रह गए। और इसके बाद हम फिर से एलिमेंट इंसर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो ईजिली इंसर्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये पुश डेटा है और ये पॉप डेटा है। नाउ एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिक्शनरी दी हुई है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश एस आइटम, फंक्शन का नाम इन्होंने बोला है पुश एस आइटम रखिए। एस आइटम इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, एस नेम एंड प्राइस। दो चीजें हैं, मतलब इसमें जो की और वैल्यू का पेयर होगा कैसे होगा, जो स्टेशनरी आइटम है उसका नाम होगा और उसकी प्राइस होगी, ऐसे मिला के एक डेटा बनेगा। द फंक्शन शुड पुश द नेम्स ऑफ दोज आइटम्स इन द स्टैक हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75। ये भी कुछ मिलता जुलता है, मगर उसमें से लिस्ट में से डेटा लिया था, यहाँ पर डिक्शनरी में से लेना है।
एंड ऑल्सो डिस्प्ले द काउंट ऑफ एलिमेंट्स पुश्ड इनटू द स्टैक, यानी कितने एलिमेंट पुश हो गए हैं वो उसका जो काउंट है वो भी डिस्प्ले करता जाए। ठीक है, तो डिक्शनरी कैसी होगी, इन्होंने एक सैंपल दिया है कि डिक्शनरी यदि इस तरह से है और डिक्शनरी में क्या स्टोर किया है, पेन 106 इसकी प्राइस हो गई, पेंसिल इसकी प्राइस 59, नोटबुक इसकी प्राइस 80, इरेजर इसकी प्राइस 25। कंडीशन क्या दी है कि जिसकी जो प्राइस है 75 से ग्रेटर है वही स्टैक में स्टोर होना चाहिए। तो 75 से ग्रेटर वाला हमें पेन मिल रहा है और एक नोटबुक मिल रहा है, केवल इन दोनों को ही स्टैक में डालना है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में नोटबुक एंड पेन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दो चीजें स्टैक में स्टोर होनी चाहिए और प्रिंट होना चाहिए कि द काउंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इज 2। इसमें केवल पुश फंक्शन बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम बनाते हैं। फंक्शन नेम दिया है पुश एस आइटम। एक बात हमेशा याद रखना है, ये जो डिक्शनरी दी है ये हम मेन से पास करेंगे, इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला जो एस आइटम है ये ऑलरेडी इस डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, इस डिक्शनरी को स्टोर कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिक्शनरी हमारे पास आ गई, इस डिक्शनरी में हम चेक करेंगे। अब डिक्शनरी में हमारे पास मल्टीपल डेटा है तो हमें पता है लूप लगाना पड़ेगा। और जो स्टैक है, स्टैक का नाम इन्होंने इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो हम इसका नाम ले लेते हैं कुछ भी। हम ले लेते हैं स्टैक स्टेशनरी, STN ले लेती हूँ, स्टैक स्टेशनरी। ठीक है, इक्वल टू इस तरह से ले लेते हैं। अब ये हमारी डिक्शनरी है, हमें ये ध्यान रखना है कि दिस इज अवर डिक्शनरी। ये डिक्शनरी है यानी कि इसमें की और वैल्यू पेयर है। और जब हम इसको लूप लगाते हैं हम लिखेंगे फॉर डी इन एस आइटम। यदि हमने इस तरीके से लूप लगाया तो डी में क्या आता है, बाय डिफॉल्ट कीज आती हैं। कीज मतलब हमारे पास क्या आएगा, 106 आएगा और 106 आएगा, 59 आएगा, सॉरी पेन आएगा, पेंसिल आएगा, नोटबुक आएगा और इरेजर आएगा। की हमारी पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर है। लेकिन हमें कौन सा डेटा कंपेयर कराना है, इसकी प्राइस को। ठीक है, तो प्राइस हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, प्राइस देखने के बाद हमें उसकी की को इंसर्ट कराना है। तो हम जब प्राइस देखनी है तो प्राइस के लिए हमें इसकी वैल्यू पे जाना होगा। वैल्यू कैसे जाएगी, एस आइटम, ये हमारा डिक्शनरी का नाम हो गया। और जो की हमारे पास आई है दैट इज पेन, सबसे पहले हमारे पास पेन आया है तो पेन किससे मिलेगा, इस डी से। इफ इसकी जो वैल्यू है एस आइटम डी लिखने पे क्या मिलेगा हमें, वैल्यू इसकी 106। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी है नहीं, ग्रेटर देन बोला है तो केवल ग्रेटर देन 75। इफ इट इज ग्रेटर देन 75 है तो हमें इस स्टैक में इसे इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, स्टैक स्टेशनरी हमने नाम लिया था, इसमें अपेंड करेंगे। किसे अपेंड करना है, आप देख सकते हैं इसमें अपेंड करना है की को। की हमारी किसमें स्टोर है, डी में, तो हम लिख सकते हैं अपेंड डी। राइट, ये लूप हमारा चल गया। एल्स पार्ट में हमें इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा उसको प्रिंट करवाना है, यानी हमें काउंटिंग भी करनी है कि कितने एलिमेंट प्रिंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम काउंटिंग के लिए सी वेरिएबल ले लेते हैं, सी इक्वल टू 0। और जैसे ही एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ हमने यहाँ लिखा सी इक्वल टू C+1, यानी ये काउंट में +1 हो गया। और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो लूप के बाद हम प्रिंट करा देंगे कितने एलिमेंट हमारे इंसर्ट हुए हैं। तो हमें मैसेज दिया हुआ है तो इसी हिसाब से हमें मैसेज लिखना होगा। मैसेज हमें दिया हुआ है द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, तो हम लिखेंगे द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। और इसके बाद इसी जो काउंटिंग की हमने इस सी में वो प्रिंट करा देंगे, तो जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर। रिकॉर्ड क्या दिया है, कस्टमर नेम, फोन नंबर एंड सिटी। तो ये लिस्ट है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट से समझ में आ रहा है कि रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट के फॉर्म में आने वाला है। देन राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस
टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम्ड स्टेटस। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि स्टैक का जो नाम है वो है स्टेटस, ठीक है, और एक लिस्ट है जिसमें कस्टमर की डिटेल है। करना क्या है, टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम एंड फोन नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हु लिव इन गोवा टू द स्टैक। तो जो गोवा में रहते हैं उनके नेम एंड फोन नंबर हमें स्टोर करने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ पॉप एलिमेंट फंक्शन में क्या करना है, टू पॉप द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। पॉप करना है और डिस्प्ले करना है, और साथ में डिस्प्ले करना है स्टैक एम्प्टी। कब, जब देर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। फंक्शन हमें बनाने को कहा गया है डेफ पुश एलिमेंट, मतलब डेफ डिफाइन करेंगे। फंक्शन नेम इज पुश अंडरस्कोर एलिमेंट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन नेम है फंक्शन का वही हम लेंगे। और ये हमें बोला गया है कि ये लिस्ट आने वाली है, इस लिस्ट का नाम हम रख देते हैं, कस्टमर है तो सी रख देते हैं, ठीक है। अब इस सी में हमारे पास डिटेल होंगी, कस्टमर नेम होगा, फोन नंबर होगा और सिटी होगा। तो ये सी में हमारे पास तीनों चीजें आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि गोवा में रहने वाला कौन है। गोवा कहाँ से पता चल रहा है, हम यदि इस लिस्ट को देखें तो ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है। तो हमें 2 पोजीशन चेक करनी है कि इफ C2 इक्वल टू गोवा, यदि गोवा है तो क्या करना है, हमें स्टेटस नाम की स्टैक में, स्टेटस क्या है, स्टैक है, स्टेटस नाम की स्टैक में पुश करना है। क्या पुश करना है, ओनली 2 थिंग्स, कस्टमर नेम एंड फोन नंबर, यानी 0 वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है और 1 पे जो है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटस डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, हमें 2 चीजें करनी है, C0 C1। तो हम ये पूरा लिस्ट के फॉर्म में हमने एक एलिमेंट स्टोर कर दिया स्टैक में। स्टैक हमारा है स्टेटस। नाउ और तो कुछ इसमें दिया नहीं है, तो हमारा ये पुश एलिमेंट का तो प्रोग्राम बन गया, फंक्शन बन गया। नाउ हम बनाते हैं पॉप एलिमेंट, डेफ पॉप अंडरस्कोर एलिमेंट। और इसमें क्या करना है हमें, पॉप एलिमेंट में टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। तो पॉप करना है और डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट कर देते हैं हम स्टेटस डॉट पॉप। स्टेटस क्या है, हमारे स्टैक का नाम है, और उसमें से जब हम एलिमेंट को पॉप करेंगे तो जो भी रीसेंट एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या प्रिंट करना है, यदि वो एम्प्टी हो जाती है तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट कराना है। एम्प्टी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो एक चीज और कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, ये प्रिंट तभी हो जब स्टेटस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, राइट। यदि एम्प्टी नहीं है तो स्टेटस डॉट पॉप कर लो, अदरवाइज यू कैन प्रिंट, थोड़ा इंडेंटेशन यहां से आ जाएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, स्टैक एम्प्टी, ठीक है। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते थे, हम यहाँ पर उल्टी लगाते कंडीशन, स्टैक इक्वल टू एम्प्टी। यदि एम्प्टी है तो हम प्रिंट कराएंगे स्टैक एम्प्टी, अदरवाइज क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे जो पॉप किया है एलिमेंट उसे, स्टेटस डॉट पॉप।
ये हमारा हो जाएगा डेफ फंक्शन। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जब लिस्ट आएगी तो इसको समझना है हमें कि लिस्ट कैसे आएगी। लिस्ट जैसे पहले हमने ये वाली इंसर्ट की, सपोज हमने ये लिस्ट पास की और ये लिस्ट हमारी आ गई सी में, ये लिस्ट हमारी सी में आई है। तो हमारे पास आया है गुरदास और ये नंबर है फ़ोन नंबर और ये गोवा है। तो हमने C2 इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसे चेक कराया, इफ़ इट इज़ इक्वल टू गोवा तो हमने इसको अपेंड कर दिया। अपेंड क्या किया, केवल ये गुरदास और नंबर ये दोनों चीज़ें अपेंड हो गई इस लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम ये वाली लिस्ट इंसर्ट करेंगे। जब ये वाली इंसर्ट करेंगे तो ये चेक करेगा कि इसकी सिटी जो है वो मुंबई नहीं है। जब मुंबई नहीं है तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने केवल गोवा होने पर इंसर्ट करना था, तो हमने इसमें कुछ नहीं कराया। नेक्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड जाएगा तो यहाँ भी कोचीन है तो कोचीन में भी कुछ नहीं होने वाला। अगेन फोर्थ रिकॉर्ड इज गोवा, तो यहाँ गोवा के केस में ये फोर्थ रिकॉर्ड का नेम एंड फोन नंबर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टैक है ये किस तरह से बन जाएगा, ये स्टैक बन जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका गुरदास, गुरदास के बाद नंबर, ये स्ट्रिंग में होगा उस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज अश्मित कॉमा 1010, ये पूरा नंबर इस तरह से आ जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। अब ये जो स्टैक है इसमें से जब हम पॉप करेंगे, जब हम पॉप करेंगे तो जब पॉप हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले लास्ट एलिमेंट मतलब अश्मित का रिकॉर्ड सबसे पहले पॉप होगा। तो ये आउटपुट आ जाएगा हमारा अश्मित और 1010 जो भी नंबर है हमारे पास। नेक्स्ट टाइम फिर से जब हम पॉप करेंगे तो इस बार गुरदास, इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, ये वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। अगेन हम जब पॉप करने को बोलेंगे तो इसको लिस्ट खाली मिलेगी। जब लिस्ट खाली मिलेगी तो ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी होने के केस में क्या प्रिंट करेगा, स्टैक एम्प्टी, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, सॉल्व हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक ऑफ CBSE, जो CBSE की साइट पे पब्लिश है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कुछ फंक्शन दिए हैं, एक पुश फंक्शन दिया है और इस पुश फंक्शन में कंट्री डॉट करके ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके पूछा है, ठीक है, और बोल रहे हैं आउटपुट ऐसे आना चाहिए। दो तरह के कोड दिए हैं, एक ऊपर कोड 1 था जो यहाँ पर मिस हो गया यहाँ लिखना, और यहाँ एक कोड 2 दिया है जिसमें पॉप फंक्शन दिया है। पॉप फंक्शन में भी यहाँ स्टेटमेंट ब्लैंक दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट ब्लैंक दिए हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ब्लैंक दिए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका रिक्वायर्ड आउटपुट ये आना चाहिए इन्होंने बताया, और इसका रिक्वायर्ड आउटपुट ये आना चाहिए, ये इन्होंने बताया। तो चलिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंट दी हुई है इन्होंने कि आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक ऑफ स्टेटमेंट 1। अब हमें पता है कि हम एलिमेंट को यहाँ से पुश कर रहे हैं। पुश में अभी तक हमने जो सीखा है दैट इज अपेंड फंक्शन, जो पुश किया करता है। लेकिन अपेंड में हम जो करते हैं, जो एलिमेंट देते हैं वो सीधे एंड में जाके ऐड कर देता है। मगर इस फंक्शन को हम जब नोटिस करेंगे तो देयर आर 2 पैरामीटर्स। एक तो लेंथ ऑफ कंट्री इंसर्ट हो रही है और कुछ एन है वो इंसर्ट हो रहा है। एन शायद नेम है, नेम ऑफ कंट्री। तो कंट्री की लेंथ और कंट्री का नाम दोनों चीजें इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, यानी 2 चीजें इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहले हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक अपेंड दिया है, अपेंड में तो एक पैरामीटर होगा तो ये वाला होगा नहीं। एक इंसर्ट है, एक एक्सटेंड है, और एक्सटेंड भी क्या करता है, एंड में ऐड करता है, और एंड में ऐड करके वो वहीं से एक्सटेंड कर देता है। उसमें भी हमें 2 पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा इन्होंने दिया अपेंड, अपेंड में एक ही पैरामीटर होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा इंसर्ट। इंसर्ट में हम 2 पैरामीटर देते हैं कि पोजीशन कौन सी है और एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है। तो ये इस हिसाब से ही पोजीशन और एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, 2 चीजें इंसर्ट हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, इसका आंसर बी, आंसर होगा बी। नाउ स्टेटमेंट 2 बोल रहा है टू इंसर्ट द ऑल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम कंट्री लिस्ट। ऑल्टरनेट एलिमेंट मतलब जो कंट्री है, कंट्री की लिस्ट है उसमें से ऑल्टरनेट एलिमेंट इंसर्ट करना है।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन, यूएसए, यूके, कनाडा, श्रीलंका, यानी ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 है और 4 है। इसमें से ऑल्टरनेट पोजीशंस को इंसर्ट करना है। इसका क्या मतलब है कि सारे वैल्यू नहीं आना, क्या चाहिए, इंडियन आना चाहिए यानी पहली वाली वैल्यू, देन यूके यानी 2 वाली पोजीशन पे जो है, देन श्रीलंका मतलब कि 4 पोजीशन पे जो है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट 2 में आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट 2 में क्या मिसिंग बताया है इन्होंने, रेंज फंक्शन दिया है, 0 यानी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, लेंथ ऑफ सी मतलब एंड हो गया, और यहाँ पर स्टेप मिसिंग है। तो हमें स्टेप दिख रहा है कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 2। सो आंसर इज डी, 2। नाउ थर्ड देख लेते हैं, फिल द स्टेटमेंट 3 टू चेक द स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, इससे चेक करने के लिए किस तरीके से कोड लिखा जाएगा, इसको समझ लेते हैं हम। सो स्टैक एम्प्टी देख लेते हैं, पॉप फंक्शन यहाँ बनाया है, कंट्री नाम का इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। इफ में यहाँ कंडीशन लगाई है, देन अंडरफ्लो लिखना है। अब कंडीशन हम अंडरफ्लो की कैसे चेक करते हैं, कंट्री इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, इससे हो सकती है। कंट्री डॉट इज एम्प्टी फंक्शन कोई बना ही नहीं है इसमें और ना एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। लेंथ ऑफ कंट्री इक्वल टू 0, ये कंट्री स्मॉल में लिखा हुआ है इसलिए ये गलत दिख रहा है। यदि ये कंट्री का सी कैपिटल होता, यदि ये सी कैपिटल होता तो लेंथ ऑफ कंट्री इक्वल टू 0 पर हम कह सकते थे कि ये अंडरफ्लो है। अभी हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे थे। सो उस हिसाब से यदि ये सी कैपिटल होता तो ये वाला भी सही था, अदरवाइज इस ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। ठीक है, हालांकि जो ये क्वेश्चन बैंक दी है उसमें ये वाला आंसर सही लिखा हुआ है, लेकिन ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, और चूंकि इसमें सी स्मॉल लिखा है इस हिसाब से मैं बताऊंगी कि ये आंसर गलत है। ठीक है, यदि ये सी कैपिटल होता देन आंसर होना चाहिए था ए एंड सी बोथ। ठीक है, नाउ अब बचता है हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है रिटर्न कंट्री डॉट। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सॉरी फोर्थ है, हाँ ठीक है, फोर्थ में क्या करना है, फिल द स्टेटमेंट 4 टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो डिलीट एलिमेंट्स, एलिमेंट डिलीट करना हो स्टैक से तो हम क्या यूज करते हैं, पॉप फंक्शन। तो ये तो क्लियर है, हमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, पॉप फंक्शन से एक एलिमेंट डिलीट होता है। पॉप 1 अलाउड नहीं है, डेल कंट्री 1 से पूरा का पूरा कंट्री का एक एलिमेंट ये कंट्री 1 वाला डिलीट हो जाएगा। कंट्री डॉट डिलीट ये भी कोई फंक्शन नहीं है। सो इसका आंसर होना चाहिए पॉप, बी ऑप्शन। सब देख लेते हैं, फिल द स्टेटमेंट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसके ऑप्शंस देखने हैं कि एलिमेंट डिलीट किससे होता है, पॉप 1 से, पॉप एल या 1 है शायद, इससे नहीं होना है क्योंकि इसमें हमें इंडेक्स नहीं देनी, कोई पोजीशन से डिलीट नहीं करना है, हमें क्या करना होता है, लास्ट एलिमेंट डिलीट करना होता है स्टैक से। तो लास्ट एलिमेंट पॉप फंक्शन डिलीट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। नाउ फिफ्थ है, फिफ्थ में देखिए एक लूप लगा है, आई इन रेंज लेंथ ऑफ कंट्री +1, यानी ये यहाँ तक लूप चलेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वहां तक। और प्रिंट कराने को कहा है, क्या प्रिंट करना है, फिल द स्टेटमेंट 5 टू कॉल द पॉप फंक्शन। अच्छा, पॉप फंक्शन को कॉल कर, पॉप फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला है। इस पॉप फंक्शन को कॉल करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, पॉप, और इसमें हमें पास करना होगा कंट्री को। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया, इसका ऑप्शन अगेन बी। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। इसमें दिया है, असर्शन दिया हुआ है, अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर से मैं आपको बता दूं कि असर्शन क्या होता है, कि स्टेटमेंट होता है, आर इज अ रीजन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, स्टेटमेंट ट्रू है या रीजन ट्रू है, और यदि ये दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन जो है वो ए के
रिस्पेक्ट में ट्रू है या नहीं है, मतलब ये रीजन इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स आइटम इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है। न्यू एलिमेंट इज एडेड एट वन एंड एंड एन एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम दैट एंड ओनली। ये बिल्कुल सही है कि जिस एंड से एलिमेंट ऐड हो रहा है उसी एंड से रिमूव होता है, तो दिस इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा उसमें ऑप्शन दिया होगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो आप लिखेंगे आर ट्रू है और ए फॉल्स है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर इज अ टेक्निक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम क्यूज। लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू मतलब क्या होती है, जैसा स्टैक होता है, स्टैक होता है कि हम जो लास्ट में इंसर्ट किया था, हमने ये पहला एलिमेंट किया, दूसरा एलिमेंट किया, तीसरा किया, चौथा किया, तो जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया था वो सबसे पहले बाहर आएगा, तो इसको हम लीफो बोलते हैं। लेकिन क्यू कैसी होती है, क्यू एक कतार होती है कि एक व्यक्ति लाइन में लगा, फिर दूसरा व्यक्ति लगा, फिर तीसरा लगा, है ना, इस तरीके से लगता है, ये क्यू बनती जाती है। तो सबसे पहले कौन सा लगा था, ये, और यही सबसे पहले बाहर आएगा क्यू में से, तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट इज अ टेक्निक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम क्यूज। नो, लीफो इज अ टेक्निक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम स्टैक। स्टैक के लिए होती है ये, ना कि क्यू के लिए। और ये बोल रहा है लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये रीजन ये सही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। तो जो भी ऑप्शन सुटेबल दिखेगा कि पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, वो आप चूज कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन इज द एलिमेंट इन स्टैक इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। ये बिल्कुल सही है कि हमने जब स्टैक बनाया है और जो भी हमने ऊपर वाला इंसर्ट किया है वहीं से टॉप से रिमूव होगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज कॉल्ड पॉप, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन ट्रू है एंड दिस इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन क्या है, एन एरर अकर्स व्हेन वन ट्राइज टू डिलीट एन एम्प्टी स्टैक। बिल्कुल सही है कि एम्प्टी स्टैक को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो ये एरर जनरेट करेगा, तो ये ट्रू है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एन एज इंस्पेक्शन। नो, ये क्या कहलाता है, यदि आप इसको एम्प्टी स्टैक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको कहते हैं अंडरफ्लो, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इसके हिसाब से जो भी आंसर आपको मिलेगा आप वहां पर ऑप्ट कर लेंगे। सो थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।